गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, पॉलिटिकल साइंस, एमए फाइनल ईयर, ग्रुप सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारतीय संविधान की विशेषताओं के प्रथम भाग में अपन ने भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी श्रृंखला में भारतीय संविधान की दूसरी अन्य और विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। भारत का संविधान मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उन्नति के लिए कुछ मौलिक अधिकार यहाँ प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किए गए और 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। छठा जो मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है उसे लिस्ट से हटा दिया गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं था, उल्लेख नहीं था। उनको भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे यहाँ पे संविधान में शामिल किए गए। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये वे तत्व हैं जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीतियां निर्धारित करनी हैं। इन तत्वों को पूरा कराने के लिए आप न्यायालय के शरण नहीं ले सकते, फिर भी इन्हें शासन के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब ये है कि अगर कोई बात इनमें है, उनको आप पूरा कराने के लिए ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं वाद योग्य नहीं हैं। ये एक तरीके से राज्य के लिए एक आचार और विचार की संस्था है। राज्यों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आजीविका के साधन, आर्थिक व्यवस्था संबंधी, नशा मुक्ति, पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायत, शांतिमय साधन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ये सभी प्रमुख नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्र संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता को, हमारे यहाँ एक बीच का मार्ग अपनाया गया है कि ब्रिटेन में तो आप संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संसद में चुनौती नहीं दे सकते है। मतलब ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका को संविधान की रक्षा का भार सौंपा गया है। तो लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान का संरक्षक तो न्यायपालिका बनाया है, लेकिन अमेरिका के न्यायपालिका की भांति उसे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त नहीं है। तो स्थिति क्या है कि हमारे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार तो प्राप्त है, परंतु वह संसद द्वारा पारित विधेयकों को अवैधानिक भी घोषित कर सकता है, परंतु संसद भी न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित व नियंत्रित कर सकती है। तो डी वासु ने अपने लिखा है कि भारतीय संविधान में बिल्कुल अपने ही निराले ढंग से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत और संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के मध्य एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए समन्वय का एक अनूठा मार्ग इन्होंने अपनाया है।
अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। हमारे यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, न्यायिक पुनरावलोकन का भी अधिकार दिया गया है, संवैधानिक कानून की संवैधानिकता की जांच का अधिकार भी दिया गया है। इनके अलावा अनेक ऐसे उपबंध यहाँ पर किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुरोध पर करता है, उनको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही उनको पद से हटाया जाता है, उनके वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं, कार्यकाल में कोई कमी नहीं की जा सकती। तो न्यायपालिका यहाँ पे एक तरीके से निष्पक्षता और स्वतंत्रता से काम करती है। और भी अन्य अभिकरण है, जैसे निर्वाचन आयोग है जो समय समय पर चुनाव का संचालन करता है, संघ लोक सेवा आयोग है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ पे की गई है। इसके पश्चात अगली विशेषता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता से तात्पर्य हमारा ये है कि हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, और जहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है। जैसे अमेरिका में एक तो केंद्र की और वो दूसरा वो जिस राज्य में रहता है वो संबंधित राज्य की, लेकिन भारतीय संघ में इकहरी नागरिकता प्रदान है, अर्थात केवल भारतीय नागरिकता। एकल नागरिकता का यहाँ प्रावधान नहीं है, क्योंकि एकल नागरिकता के द्वारा प्रांतीयता, क्षेत्रीयता आदि संकुचित भावनाओं का उदय होता है। इसके बाद में वयस्क मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली का अंत। देखिए, वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ प्रारंभ किया गया आज़ादी के बाद, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग, स्थान, किसी भी भेदभाव के आधार पर सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हमारे यहाँ प्रदान किया गया है। अर्थात जो अंग्रेजों के टाइम पे जो एक तरीके से सांप्रदायिक व पृथक प्रतिनिधित्व जो चल रहा था, 1909 अधिनियम में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते हुए अल्पसंख्यक वर्ग को जो एक विशेषाधिकार उन्होंने प्रदान करा था वो यहाँ पे अब समाप्त कर दिया गया है। अब मतदान की उम्र हमारे यहाँ पे 18 वर्ष कर दी गई है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाया गया, अर्थात अब आज की तारीख में प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय वयस्क माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली जो है वो है लोक कल्याणकारी नहीं अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुमत के अत्याचार ना हो, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नागरिक सेवाओं, विधानसभाओं, राजकीय नौकरियों में सब जगह उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान शुरू से किए गए हैं। हमारे यहाँ पे आपातकालीन उपबंध भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, और भारतीय संविधान में इमरजेंसी पावर्स से मतलब ये है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इनके जरिए राष्ट्रपति विशेष प्रावधान में संवैधानिक संकट की स्थिति में या आक्रमण की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में या वित्तीय साख को खतरा होने की स्थिति में इमरजेंसी प्रावधानों का उपयोग कर सकता है, और आपातकाल में संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता में बदल सकता है। इसके बाद आते हैं हम लोक कल्याणकारी राज्य। हमारे यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। हमारे यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। सामाजिक समानता, हर प्रकार की समानता की बात यहाँ पर की गई है, और नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान से भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। राजभाषा का यहाँ पे प्रावधान है। हिंदी को राजभाषा किया गया है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है।
हालांकि अंग्रेजी भाषा के भी उपयोग को बढ़ाया जाता रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहा है। हमारे यहाँ औपनिवेशिक प्रणाली का भी अंत कर दिया गया है 1947 से, और स्वतंत्र जो है वो दर्जा भारत को मिल गया है। इसलिए एक वैधानिक स्वरूप जो है वो अब स्वतंत्र स्टेट का हमारे यहाँ पे है। इसके बाद में ये है कि भारत का संविधान अनेक स्रोतों से तैयार किया गया है, यानी कि जहाँ जहाँ से हमें जो जो चीज़ें स्वीकार्य लगी हमारे संविधान में शामिल की गई हैं। सबसे पहले तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे यहाँ बहुत से लोग तो आलोचक कहते हैं कि भाई 75% जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। सेकंड, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान में की जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, नाम मात्र की शासन व्यवस्था है, वैसे ज़्यादातर बातें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत की व्यवस्था और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। कनाडा का संविधान जिस ढंग से संघीय शासन की व्यवस्था की गई है उसका आधार कनाडा का संविधान है। कनाडा के तर्ज पर ही हमारे यहाँ पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के प्राप्त हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान में प्रस्तावना के भाव और समवर्ती सूची से संबंधित जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। दक्षिणी अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर दक्षिणी अफ्रीका का प्रभाव है, और जर्मनी के प्रभाव में राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्तियां हैं और उसमें संविधान को जो स्थगित करने की जो पावर है वो जर्मनी के वीमर संविधान से देखने को मिलती है। तो कुल मिला के हमारे संविधान की मौलिकता यही है कि इसमें स्वतंत्रता पूर्वक विश्व के प्राय सभी संविधानों के श्रेष्ठतम भागों को चुन लिया गया है। अंत में भारत की वर्तमान परिस्थितियों से में ये संविधान पूर्णतः उपयुक्त एवं श्रेष्ठ है। बहुत सारी इसमें समालोचकों ने इनकी कुछ सामान्य आलोचनाएं भी करी हैं, लेकिन आलोचनाओं पे अपन ना जाएं, क्योंकि हर संविधान अपने अपने समय और अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से काम करता है। तो मौजूदा परिस्थितियों में ये संविधान जो है पूर्णतया उपयुक्त और श्रेष्ठ है। थैंक यू, धन्यवाद।